हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। आपके बीच आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। वो चर्चा का टॉपिक है मानचित्र पर अंकित रेखाएं। मानचित्र पर अंकित रेखाएं के बारे में पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप इंतजार के भरोसे मत बैठिए और एक नए सिरे से तैयारी करना चालू कर दीजिए। पीछे आपने क्या किया है उससे कोई लेना देना नहीं। जब ही जागो तभी सवेरा, और अभी से अपने लक्ष्य को तय कर लीजिए। तमाम आपके एग्जाम आगामी आने वाले हैं, तो आइए हम सभी यहाँ पर देखते हैं मानचित्र पर अंकित रेखाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ आपसे प्रश्न करेंगे। जैसे आपसे प्रश्न अगर बात की जाए कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, तो दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर मध्यरात्रि की बात है 1984 में। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। फिर इसके बाद में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पर ये आपका बिखराव कब हुआ था? तो 2011 में इस पर बिखराव हुआ था, यानी वो रिसाव हो गया था। फिर इसके बाद में नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात की जाए तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र वो तारापुर है। कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम। कुडनकुलम और कल्पक्कम 2 है, और ये दोनों लगा है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से। फिर इसके बाद में आगे बात की जाए काकरापारा और मीठी जर्दी कहाँ का है? तो ये आपका गुजरात का परमाणु संयंत्र है। कैगा की बात की जाए, कैगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। रावत भाटा की बात की जाए तो रावत भाटा कहाँ का है? गुजरात का है। तो आइए, सॉरी, रावत भाटा आपका राजस्थान का है। आइए कुछ सूचकांक आपसे पूछते हैं 2021 में। जैसे खुशहाली में 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 139 है। 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 139 है। फिर इसके बाद में वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। विश्व प्रेस सूचकांक की बात करें तो 2021 में जो भारत का स्थान है 142वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें 2021 में जो भारत का स्थान है वो 53वां स्थान है। बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। फिर इसके बाद में अगले सूचकांक की बात करें तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये 2020 का, अभी 21 का नहीं जारी हुआ। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो है आपका 63वां स्थान है। फिर इसके बाद में हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट, यानी किस देश का सबसे सशक्त वीजा है, यानी जापान का, और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो अभी 90 हो गया। ये वर्ष में 3 बार जारी हुआ। पहले यानी आपका 21 में ही पहले बार जो भारत का स्थान था 84 था, दूसरी बार जो स्थान हुआ वो 85, अभी कौन सा है? 90 है। फिर इसके बाद में आगे सूचकांक की बात करें तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 94 है। और अगले सूचकांक की तरफ बढ़े, लैंगिक अंतराल, ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो 140 स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? 140 है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत का 121 स्थान है। और सतत विकास सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 120वां है। तो आइए हम सभी यहां पर देखेंगे मानचित्र पर अंकित रेखाएं। तो मानचित्र पर जो अंकित रेखा है, सबसे पहले रेखा की बात करें तो वो रेखा है डेटम रेखा। कौन सी रेखा है भैया? डेटम रेखा। और डेटम रेखा जो खींची जाती है वो समुद्र तली पर ऐसी रेखा खींची जाती है, डेटम रेखा। यहां से समुद्र तली से ऊंचाई और गहराई का मापन किया जाता है। ऊंचाई और गहराई का मापन किया जाता है समुद्र तली से। वो रेखा का नाम क्या है? डेटम रेखा। आइए आगे चलते हैं। दूसरी रेखा है आइसोनेफ। आइसोनेफ, ये नेफ है, 2 है, अभी दोनों बताते हैं। आइसोनेफ की बात करेंगे तो समान मेघाच्छन्न, समान बादलों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है?
आइसोनेफ। समान मेघाच्छन्न यानी समान बादलों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनेफ रेखा। ये समुद्र तल से गहराई का हो गया। फिर आपका अगली रेखा है आइसोनिफ रेखा। आइसोनिफ की बात करें तो समान बर्फीले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। कौन सी? समान बर्फीले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है भैया? आइसोनिफ रेखा है। फिर इसके बाद में आइसोबाथ रेखा की बात करें। आइसोबाथ समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? आइसोबाथ रेखा। आइसोबाथ है। अब यहां से अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती? भारत नहीं अपितु विश्व में, तो मासिनराम, मेघालय का मासिनराम है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो लेह में होती। कहां होती है भैया? लेह यानी लद्दाख में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो मथुरा में होती है। आइए आइसोथर्म की बात करें। आइसोथर्म की बात करें तो समान ताप को मिलाने वाली रेखा, समताप को मिलाने वाली यानी समान ताप को मिलाने वाली रेखा वो क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। जरा आप हमें बताएंगे मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। और ताप का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? क्या है? चलिए बताइएगा, ताप का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? आइसोथर्म की बात करें तो अगला आपका आइसोहाइट। आइसोहाइट की बात करें तो ध्यान रखिएगा समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा। ध्यान रखिएगा यहां गलती क्या हो जाती है? हाइट मतलब ऊंचाई वाला सब लोग मान लेते हैं। आइसोहाइट जो है वो समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा है। आगे बात करें, सॉरी, आइसोहाइट जो है, आइसोबाथ यहां गड़बड़ हो गया है, इसे सही किया जाए। आइसोबाथ इसे चेक करेंगे थोड़ा सा। ये समुद्र की गहराई को मिलाने वाली रेखा भैया, यानी समुद्र की गहराई को मिलाने वाली रेखा है। समान गहराई को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ है। आइसोहाइट है ये समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा है। आगे आइसोफाइट की बात करें। आइसोफाइट की बात करें, समान वनस्पतियों की ऊंचाई को मिलाने वाली, वनस्पति की ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। अगर हम कहें कि झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति से संबंधित है, तो झाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आगे आपका आगे अगला आपका आइसोस्टेपी। आइसोस्टेपी जो है, आइसोस्टेपी की बात करें तो समान मैदानी क्षेत्रों को, समान मैदानी क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोस्टेपी रेखा कहलाती है। फिर इसके बाद में आइसोबार, हाँ लिखा जाए आइसोबार। आइसोबार जो है ये समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा है। समान वायुदाब को जो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। फिर आगे देखा जाए आइसोब्रंट। आइसोब्रंट जो है ये समान तूफान को मिलाने वाली, समान तूफान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रंट। आइसोहेलाइन जो है ये समान खारे पानी को मिलाने वाली रेखा, समान
खारे पानी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। और समुद्र में कितना प्रतिशत अगर बात की जाए कि औसतन लवणता पाई जाती है तो 35%। कितना पाई जाती है? 35% पाई जाती है। तो आगे अगर बात करें तो आइसोहाइट नहीं हुआ है, आइसोहाइट की बात करें, आइसोहाइट जो है ये समान ऊंचाई को, आइसोहाइट जो है, सॉरी आइसोहाइट हो चुका भाई, आइसोहाइट यहां पर एक बार हो चुका है। आइसोहिप लिखा जाए, आइसोहिप, या इसी को कंटूर लाइन भी कहा जाता है। आइसोहिप या इसी को कंटूर लाइन, यानी समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। फिर आपका ये इतनी ही सबसे महत्वपूर्ण आपकी रेखाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आगे अगर हम यहीं आपसे कुछ दिवस पूछ लें, फटाफट आप हमें बता दें। जैसे दिवस की बात करें तो आपका, चलिए मई दिवस पूछ लें, तो आपका 1 मई जो है वो मई दिवस, श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, और आपका महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी है। फिर आपका 2 मई जो है ये गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है भैया। 3 मई आपका विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, और प्रेस जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 3 मई के बाद में 8 मई आपका रेड क्रॉस दिवस, और रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस का जनक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। फिर इसके बाद में 11 मई को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस के मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। जबकि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई 1974 को, और उसका नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। तो 11 मई के बाद में आपका 21 मई भी है, आतंकवादी निषेध दिवस है। और 22 मई जो है वो जैव विविधता दिवस है। और भारत में जो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। 22 मई के बाद में 28 मई आपका समुद्र दिवस है। और 29 मई जो विशेष है वो माउंट एवरेस्ट की स्थापना दिवस या माउंट एवरेस्ट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 मई 1953 को सबसे पहली बार तेनजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट को फतह किए थे। जबकि पहली महिला कौन है? जुंको तबई, जो कि जापान की। और पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे कौन है? तो उनका नाम है संतोष यादव। और सबसे अधिक बार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, यानी 23 बार, अप्पा शेरपा किस देश की हैं? नेपाल देश की हैं। 29 मई के बाद में आपका अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो 31 मई यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस है। अगस्त महीने की बात करें तो आपका 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त आपका नागासाकी दिवस, और बीच में ही 7 दिवस है। 7 दिवस आपका भाला फेंक दिवस भी मनाया गया, और 7 ही अगस्त को स्वदेशी आंदोलन दिवस भी मनाया गया। और 9 अगस्त आपका भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी है। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की भी घटना होती है। फिर इसके बाद में आपका अगला कौन सा दिवस है? तो वो दिवस है आपका भैया, अभी आपका 14 अगस्त याद रखना है। 14 अगस्त याद रखना है। 14 अगस्त भारत और पाकिस्तान का विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर 20 अगस्त आपका सद्भाव दिवस है। और लास्ट में अगस्त महीने का जो दिवस है वो 29 अगस्त। और 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाएंगे? खेल दिवस। और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और 2020 में जो मिला था 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। खेल क्षेत्र का सर्वोच्च है, यानी आपका रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, वानिक बत्रा और मरियप्पन थंगा बेलू।
तो आपको आगामी 29 अगस्त को नया पुरस्कार दिया जाएगा। और खेल के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा सम्मान है, इसका नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार, और इसकी राशि कितनी कर दी गई है, तो 25 लाख। आइए हम सभी जुड़े, बहुत ही बेहतर है। आइए यहाँ पर हम लोग मिल करके, यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे सीखेंगे तो हमें सिलेक्शन होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जी जय हिंद, धन्यवाद।